बता दूं, मैं आपको ये बता दूं, अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, आप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ कल्चरल टाइज है, लेकिन इजराइल का समर्थन करने के लिए भारत के पास कोई वजह नहीं है। अब मुझे लगता है द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दिस विल बी एम्बेसडर वोरा। मैं एक बार ए कॉमोडोर आपके पास भी और रविंदर जी आपके पास भी आ रही हूँ, थोड़ा सा विलंब है, मैं उसके लिए माफी हमेशा चाहती हूँ। एम्बेसडर वोरा, इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कल्चरल टाइज जो है ईरान के साथ है, इजराइल का समर्थन करने का भारत के पास कोई कारण ही नहीं। प्लीज आंसर। ऑलराइट मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप एंकर हैं जी, मुझे जरा जवाब दीजिए। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। मैडम, मैं यहाँ दिल्ली देश की राजधानी में वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उन्हें जीने का अधिकार है कि नहीं मैम? जीना उनको, दे आर अलाउड टू लिव। क्रिश्चियंस को जीने का अधिकार है कि नहीं? सनातनियों को अधिकार है कि नहीं? मुस्लिम्स को अधिकार है कि नहीं? तो यहूदियों को नहीं है फिर अधिकार? जो देश कहता है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है, इनको मिटा दो इस धरती से, क्या मैं उसका समर्थन करूंगा? मैं हम बिल्कुल सही नहीं है, हमें अधिकार, सबको अधिकार है। और जो बोलिए, सुनिए अतीकुर रहमान साहब, ध्यान से सुनिए जो बात कह रहे हैं एम्बेसडर साहब। और मैं ये भी बता देता हूं सर, एंड आई डोंट माइंड एक्नॉलेजिंग दिस, मैं बैठा हुआ हूं एट एन ऑफिशियल डिनर इन खार्तूम। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए पहले सुनिए सर, सुनिए। एट एन ऑफिशियल डिनर, उस समय ईरान के राष्ट्रपति उस समय होते थे महमूद अहमदीनेजाद, वो आए थे वहां पर। और पब्लिक में सर हम लोग डिनर पे बैठे हैं 30 एम्बेसडर्स, और कहते हैं कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट। सर, द एम्बेसडर ऑफ इंडिया, मैं चुपचाप से उठ के चला गया वहां से कि ये चीजें भारत की परंपरा नहीं है। तो आज अगर हम, सर लेट मी कंप्लीट सर, एक मिनट में कंप्लीट कर लें। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ सर, कल्चरल टाइज डू नॉट डिटरमिन फॉरेन पॉलिसी। आपके जो इंटरेस्ट होते हैं वो डिटरमिन करते हैं आप। अब ये देखिए, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का क्या कल्चरल टाइज है पाकिस्तान के साथ? कौन से कल्चरल टाइज है पाकिस्तान के साथ? लेकिन वो आज मुनीर को खाने पर बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें जरूरत है, उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है ईरान इजराइल युद्ध में, इसीलिए खाने पर बुलाया गया है, इसीलिए पर बात हो रही है। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूं, मुझे ये लगता है भारत ट्रंप के रास्ते पे चलेंगे? नहीं चलेंगे सर, लेकिन उन्होंने ये कही कि कूटनीति जो है वो हमारी कूटनीति किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, इसे जरा समझना होगा। मैं एक बार जरा ये बताना भी चाहती हूँ कि सुनिए सर कर लीजिए, एक मिनट, मुझे एयर कॉमोडोर के पास जाना है, मुझे रोबिंदर जी से ट्रंप को समझना है। मैं एक बार आ रही हूँ आपके पास। मैं जरा समझना चाह रही हूँ कि पुतिन जो कि रूसी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा उसे चलाइए। रूस के राष्ट्रपति, इजराइल ईरान जंग पर रूस ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने क्या कहा है? वो कह रहे ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, नहीं हो सकता है। खमनेई की हत्या वाले बयान पर रूस ने यह धमकी दी है, क्योंकि ये चर्चाएं चल रही हैं, आपने भी देखी है महाभारत में, कि कैसे खमनेई को एलिमिनेट करने की बात नेतन्याहू कहते आए। वो कहते हैं कि अगर वो जाएंगे तभी युद्ध खत्म होगा। अब खमनेई की हत्या से पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पेंडोरा बॉक्स आप समझ रहे हैं, बहुत से मुद्दे निकल कर आएंगे जब डब्बा खुलेगा, वो अनसुलझे रह जाएंगे, ये कह रहे हैं पुतिन। खमनेई की हत्या हुई तो रूस चुप नहीं बैठेगा। अब ये बयान कब आया है? ये बयान तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेने वाले थे इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का। अब मैं आपसे पूछ रही हूं एयर कॉमोडोर, ये जो फैसला आया है 2 हफ्ते तक टाल दिया है, 2 हफ्ते तक टाल देना, ये क्या संभव है कि रूस के इस बयान के बाद अमेरिका को लगा है कि वी विल बी ओपनिंग अ पेंडोरास बॉक्स, ये युद्ध और बड़ा हो जाएगा, और उन्हें यह भी लग रहा है कि अब नेतन्याहू क्या करेंगे, जरा उस पर भी बताइए। नेतन्याहू 2 हफ्ते तक इस वॉर को सस्टेन करेंगे ईरान के खिलाफ? एयर कॉमोडोर, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। और सबसे पहले कहूंगा कि जैसे ही वो G7 छोड़ के आए थे, हम सबको लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। 3 मीटिंग्स की उन्होंने, उनको पता चला कि 60% अमेरिकन जो हैं वो इस वॉर को सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं चाहते। और मागा सपोर्टर्स, स्पेशली मागा सपोर्टर्स क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आपने कहा था युद्ध नहीं होगा, तो काफी सारे मागा सपोर्टर्स भी उनको सपोर्ट नहीं करते, और इसी बेसिस पे वो इलेक्शन जीत के आए थे। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था कि ये युद्ध में अगर मैं जाऊंगा, और अगर ये वियतनाम की तरह हो गया, अगर ये अफगानिस्तान की तरह हो गया, जहां एक बार जाके तालिबान को हटाया
और फिर उसके बाद ट्रंप साहब ने तालिबान को हैंड ओवर करके आ गए। लेकिन ट्रंप साहब के बारे में कहना और रशिया ने जो बोला है कि युद्ध की स्तर बढ़ जाएगा, वो बात भी सही है, क्योंकि अगर अमेरिका अटैक करता है तो ईरान को हमला करना पड़ेगा। जो 19 मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, या जो 8 परमानेंट बेसेस हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, ओमान में हो, कतर में हो, कहीं भी। कतर से तो खैर उन्होंने अपने जहाज हटा लिए, तो ये युद्ध का स्तर तो बढ़ जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा चिंतित उनको अपनी कुर्सी की है, और वो एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है लॉर्ड वेवल का, इन international relations there are no permanent friends nor permanent enemies, only permanent interests, जो कि हमारे एम्बेसडर साहब भी उसी लाइन पे बात कर रहे थे। Exactly. और अमेरिका ने कई बार ऐसा किया है कि युद्ध के अंदर तो घुस गया है, पर युद्ध से बाहर निकलने के लिए वियतनाम का एग्जांपल लें, अफगानिस्तान का लें, इराक का लें, किसी का भी एक भी क्या न्यूक्लियर वेपन मिला था इराक के अंदर। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इसकी बहुत चिंता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है अभी पिछले कुछ दिनों से, जो ईरान ने हमले किए हैं और जिसका इतना डैमेज हुआ है, चाहे वो हैफा पोर्ट पे हो, तेल अवीव पे हो, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे हो, मोसाद हेडक्वार्टर्स पे हो, हॉस्पिटल पे हो, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम पे हो। तो ये अमेरिका को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स को उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था ईरान की, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ना हो मैं कैसे युद्ध के अंदर फंस जाए जहां से बाहर निकल ही ना पाए। ये सारे कारण है। लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा कि जो हमारी रशिया के साथ रिलेशन है, हम रशिया के साथ भी 60 से 70% हमारा डिफेंस इक्विपमेंट आज भी रशिया वाला है हमारे एग्जैक्टली के अंदर। देखिए ये जो एयर कॉमोडोर आपने बात कही है, इसमें जो एक भारत का जो स्टैंड है, मैं फिर कहती हूं, भारत के हित ईरान के साथ भी हैं, भारत के हित इजराइल के साथ भी हैं। मैं अतीकुर रहमान साहब आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये सरकार ईरान के साथ इसलिए खड़ी नहीं होगी क्योंकि उसे एंटी मुस्लिम दिखाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सरकार का एक बयान दिखा दीजिए जिसमें उसने ईरान के खिलाफ कोई बात कही हो, एक बयान नहीं है, एक बयान। तो इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। मैं आज सिर्फ इस बात को समझना चाह रही हूं कि ईरान और इजराइल दोनों भारत के लिए इंपॉर्टेंट हैं। किस हद तक इंपॉर्टेंट है, बस उसकी चर्चा है। ये कोई नहीं कह रहा कि ईरान इंपॉर्टेंट नहीं है और इजराइल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर बताऊंगी और रोबिंदर जी के पास जा रही हूं। जेडी वैंस और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब फैसला 2 हफ्ते तक मामले को टालने का किया है। ऐसे में जेडी वैंस और नेतन्याहू के बीच क्या बातचीत हुई हो? युद्ध के ताजा हालात पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है, आप मानकर चलिए। नेतन्याहू का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा अमेरिका कब इस जंग में शामिल हो हमें नहीं पता, वो अमेरिका के लिए फैसला लेंगे ट्रंप, लेकिन हम इजराइल के लिए फैसला ले चुके हैं, हम इस जंग को जारी रखेंगे। सो इंपॉर्टेंट ये है कि इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच क्या हुआ होगा। मैं रोबिंदर जी के पास एक बार जा रही हूं। रोबिंदर जी, ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला, बहुत से लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि उन्होंने अगर कह दिया है 2 हफ्ते बाद लेंगे, जरूरी नहीं है, हो सकता है 2 दिन बाद ही अमेरिका जंग में शामिल हो जाए, हमला कर दे। जी हाँ, वेरी राइट। आई मीन एक्चुअली उस हिसाब से तो कोई भी वर्ल्ड का लीडर अपनी मैं क्या करने जा रहा हूँ कल ये नहीं बताएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ये आज नहीं बताएंगे कि आज रात हम ऑपरेशन सिंदूर जारी करने जा रहे हैं। तो वो एक अलग बात है। बट यस, ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, वो अपने विचार भी बदलता है। 2-3 बातें जो अभी आ रही हैं, एक और बाय द वे मोदी जी जो वॉशिंगटन का इन्होंने डिक्लाइन करा, उसमें एक ये फैक्टर भी है शायद कि मुनीर यूएसए में था उस समय। और अटकलें ये भी लग रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये प्रयास करेंगे मुनीर और मोदी जी को एक साथ बुला के बिठा के व्हाइट हाउस में लंच करेंगे। ओके, तो वो भी हमें अवॉइड करना था, या एक से मिले दूसरे से मिले, वो सारा कंफ्यूजन अवॉइड करना था। इंडिया को क्लियर करा हमारा स्केड्यूल है, ऑलरेडी होता है जो कैलेंडर में, हम उस पर चले। 1 सेकेंडली, जहां तक रही बात ट्रंप, अब ये ट्रंप के साथ क्या हो रहा है, डेफिनेटली जैसे सबने कहा है, इस समय वो रिकंसिडर कर रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं क्या करें। यस, उनका पॉलिटिकल बेस एक पोर्शन कह रहा है कि हम तो आए हैं इलेक्शन में, अमेरिका फर्स्ट, में कोई मतलब नहीं है दुनिया की जंगों से। पर एक पोर्शन ये कह रहा है और इजराइल परसुएड कर रहा है बार बार कि ये मामला है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, इसलिए हमें जाना है और इजराइल के साथ हमें जंग लड़नी है और हमेशा हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट रीजन से ये जो न्यूक्लियर खतरा है इसे हमें एलिमिनेट कर देना है। राइट, तो ये इन 2 चीजों की कश्मकश में है। बट यस, उसके अलावा ये भी है कि जंग शुरू हो गई तो उससे निकलेंगे कैसे या कहां तक जाएगी ये जंग,
और मिडिल ईस्ट की जंगों का हमने देखा है, इराक में क्या हुआ, अमेरिका कितने वर्षों तक वहां फंस गया। और एक और एलिमेंट भी है, यहाँ पे अरब कंट्रीज भी बहुत इस समय नर्वस हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया और अरब एमिरेट्स, बहरीन इत्यादि। उनको है कि अगर ये जंग फैली, अव्वल तो हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑयल डिपोज पे हो सकता है ईरान करे, क्योंकि ईरान ने ये भी कहा कि अगर कोई अरब कंट्री मदद करती है, अमेरिकन प्लेन्स या एयर डिफेंस वहां से आते हैं, तो वो भी मेरे दुश्मन है। तो या तो ये उनको ये भी डर है कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्लस उनको ये भी डर है कि अगर ये ज्यादा मामला बढ़ गया ना, तो इन देशों के अंदर इनकी अवाम भी भड़क सकती है इनके अगेंस्ट। क्योंकि सऊदी चाहे जो भी कहें मोनार्की है, रूलर है, वहां पर भी बहुत डिससैटिस्फैक्शन है कुछ हद तक अपने रूलर से, खास करके गाजा और पैलेस्टीनियन मुद्दे को लेके। तो सऊदी अरेबिया भी, यूएई भी, बहरीन भी, कतर भी, ये सब देश इस समय बहुत ही कॉशियस हैं